दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट IQ में। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, काला सागर निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंधित है? इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है अटलांटिक महासागर। काला सागर अटलांटिक महासागर में स्थित है। काला सागर दक्षिण पूर्वी यूरोप और अनातोलिया प्रायद्वीप के बीच एक अंतर्देशीय समुद्र है। बॉस्पोरस जलडमरू मध्य काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है। काला सागर की सीमा से लगे देश हैं, दक्षिण में तुर्की, पश्चिम में बुल्गारिया और रोमानिया है, उत्तर में यूक्रेन, उत्तर पूर्व में रूस और पूर्व में जॉर्जिया स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत धौली गंगा नदी के पास स्थित है? इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी पर्वत धौली गंगा नदी के पास है। नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के चमोली ज़िले में स्थित है। ये भी याद करेंगे, नंदा देवी उत्तराखंड के चमोली ज़िले में है। ये चोटी दक्षिण पूर्व गढ़वाल हिमालय श्रृंखला का हिस्सा है। ये समुद्र तल से 7,817 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, वर्ष 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में घोषित किया गया था। कामेट पर्वत समुद्र तल से 7,756 मीटर की ऊंचाई के साथ उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। हाथी पर्वत उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय का एक हिस्सा है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 6,727 मीटर है। ये तीनों जो हैं, कामेट, नंदा देवी, हाथी पर्वत, उत्तराखंड में स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सामान्यतः ओजोन छिद्र पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, स्ट्रेटोस्फेयर। दोस्तों, स्ट्रेटोस्फेयर में आमतौर पर ओजोन छिद्र पाया जाता है। ओजोन छिद्र पहली बार 1980 के दशक में अंटार्कटिका में उसके ऊपर देखा गया था। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ब्रोमीनेट होलोन कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 आदि ओजोन क्षयकारी पदार्थ हैं। ठीक है, तो ओजोन छिद्र स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, कर्णाली नदी। ठीक है, नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी है। कर्णाली नदी तिब्बती पठार पर कैलाश पर्वत से निकलती है और भारत में गंगा नदी प्रणाली का हिस्सा है। ठीक है, तिब्बत में कर्णाली नदी को मापचा खंबात कहा जाता है, जिसका अर्थ है मोर के मुंह से निकलने वाली नदी। कर्णाली नदी नेपाल में हिमालय से होकर बहती है और भारत में ब्रह्मा घाट पर शारदा नदी में मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राक्षस ताल झील से निकलती है? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, सतलुज नदी। सतलुज सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। सतलुज की लंबाई है 1450 किलोमीटर। सतलुज नदी लगभग 4,570 मीटर की ऊंचाई पर कैलाश पर्वत के दक्षिणी ढलानों से तिब्बत पठार में मानसरोवर के राक्षसताल की झील से निकलती है। ठीक है, सतलज नदी को सताद्रु के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सियांग, तिराप और कामेंग निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, सियांग, तिरांग और कामेंग। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, सियांग, तिरांग और कामेंग अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं और ये सभी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां भी हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की ये सभी सहायक नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ होती है?
इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, संवहनी वर्षा। ठीक है, जब जलवाष्प की बूंदें जल के रूप में ज़मीन पर गिरती हैं तो उस वर्षा को वायु की शीतल करने की विधि के अनुसार वर्षा की 3 तरह की होती है। एक होती है संवहनी वर्षा, सतह के गर्म होने की वजह से हवा गर्म होकर ऊपर उठती है जिससे संवहन धाराएं बनती हैं। ऊपर उठने के बाद हवा संघनित होकर बादल बनाती हैं जिसमें मूसलाधार बारिश होती है। संवहनी वर्षा महाद्वीपों के आंतरिक भागों में अधिक होती है। ठीक है, पर्वतीय वर्षा जो होती है वो जब जलवाष्प युक्त गर्म हवा किसी पर्वत या पठार की ढलान के ऊपर उठती है तो वहाँ ठंडी हो जाती है और उसमें मौजूद जलवाष्प संघनित होकर जिससे पर्वतीय वर्षा होती है। और एक होती है चक्रवाती वर्षा। दोस्तों, चक्रवाती वर्षा चक्रवातों की वजह से होने वाली वर्षा है। इसको चक्रवाती या वाताग्र वर्षा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है? इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में महानदी के डेल्टा में स्थित है। ये कहाँ है? उड़ीसा में है। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये भी याद कर लेंगे। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झीलों में से एक, ये 40 मील यानी तकरीबन 65 किलोमीटर लंबी, 8 से 20 किलोमीटर चौड़ी है, लगभग 2 मीटर गहरी है। चिल्का एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैगून है। 1981 में चिल्का झील को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की झील भारतीय आर्द्रभूमि नामित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, महाराष्ट्र। दोस्तों, भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसमें 3 ऑप्शन है, आंध्र, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन तीनों से गुजरती है। महाराष्ट्र से देशांतर रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, जीएमटी का निर्धारण ग्रीनविच इंग्लैंड में वेधशाला द्वारा किया जाता है और जबकि आईएसटी का निर्धारण नैनी इलाहाबाद से गुजरने वाली माध्याह्न रेखा द्वारा किया जाता है। ये रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से लगभग 5.5 घंटे आगे है। इसका मतलब ये है कि अगर भारत में शाम के 6 बजे हैं तो लंदन में दोपहर के 12:30 बजे होंगे। उत्तर कोरिया को छोड़कर विश्व में सभी देश ग्रीनविच मीन टाइम का पालन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ होती है? दोस्तों, ये प्रश्न रिपीट हो गया है। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, संवहनीय वर्षा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है? इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, चिल्का झील। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, महाराष्ट्र। ये 3 प्रश्न रिपीट हुए हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नारायणी। दोस्तों, गंडक नदी गंडक गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। नेपाल में इसे नारायणी के नाम से जाना जाता है। इसे गंडक नदी भी कहा जाता है। नेपाल में मस्टैंग से शुरू होकर ये भारत में पटना के पास हाजीपुर में गंगा से मिल जाती है। गंडक नदी हिमालय से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई भारत में प्रवेश करती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी से छोटा है? इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, शुक्र। ठीक है,
शुक्र आकार में पृथ्वी से छोटा है। पृथ्वी का व्यास है 12,742 किलोमीटर, जबकि शुक्र का व्यास है 12,100 किलोमीटर। आकार के अनुसार ग्रहों का सही क्रम घटते क्रम में है। कैसे है घटते क्रम में? इसका घटते क्रम में आकार है बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम पर्वत श्रृंखला है? इसमें कौन सी ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो नवीन है? शिवालिक नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। शिवालिक भारत की नवीनतम पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। ये पर्वत श्रृंखला भारतीय राज्य सिक्किम में तीस्ता नदी के पश्चिम उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहाँ है? सिक्किम में। ये भी याद कर लेंगे। शिवालिक श्रृंखला सबसे नवीनतम है, सिक्किम में है। ये नेपाल से उत्तर पश्चिम भारत की ओर और उत्तरी पाकिस्तान की ओर 1600 किलोमीटर से अधिक की दूरी में फैला हुआ है। ये श्रेणियाँ मुख्यतः बृहत हिमालय से लाई गई तलछट से बनी है। यहाँ अक्सर भूस्खलन की समस्या उत्पन्न होती रहती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ट्रांस हिमालयन नदी है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतलुज। ठीक है, सतलज नदी हिमालयन पर्वतमाला को काटकर एक गहरी खाई का निर्माण करती है। ये नदी एक ट्रांस हिमालयन नदी है। ट्रांस हिमालयी नदी सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा ट्रांस हिमालयी नदियां हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, वायुमंडल में मौजूद सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बारिश में घुल जाते हैं और इसे अम्लीय वर्षा बना देते हैं, और इस तरह पृथ्वी की सतह पर होने वाली बारिश को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। दोस्तों, अम्लीय वर्षा के मामले में जलवाष्प वायुमंडल में पहुंचता है और संघनित होकर वायुमंडल में पाए जाने वाले गैस जैसे SO2, NO2 और CO2 के साथ प्रतिक्रिया करता है। ये गैस प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, जिससे अम्लीय वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रियल किस देश की मुद्रा है? इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्राज़ील। ठीक है दोस्तों, रियल ब्राज़ील की मुद्रा है। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। ये महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में अटलांटिक महासागर के साथ समुद्र तट के साथ एक विशाल त्रिकोण बनाता है। ये अपने घने जंगलों के लिए भी सबसे प्रसिद्ध है, जिसमें उत्तर में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न भी शामिल है। अमेज़न कहाँ है? ब्राज़ील में है। यहाँ घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन से घास हैं? पंपास। ठीक है, ये भी याद कर लेंगे। पंपास घास के मैदान ब्राज़ील में पाए जाते हैं। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ, देवदार के जंगल, विशाल आर्द्रभूमियाँ, विशाल पठार और एक लंबा तटीय मैदान है। ठीक है, ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से ब्राज़ील एक बहुत ही इम्पोर्टेंट देश है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एशिया का सबसे बड़ा आराघर वाला द्वीप स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, अंडमान। ठीक है दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा आराघर वाला द्वीप अंडमान में स्थित है। ये एशिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी आरा मिल है। इसकी स्थापना 1883 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा की गई थी। ये भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में चैथम द्वीप पर स्थित है। कहाँ स्थित है? चैथम द्वीप। ठीक है, इस पे स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से माड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश। ठीक है, माड़ मिट्टी सामान्यतः उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। माड़ मिट्टी में सिलिका 60%, आयरन 15% और एल्युमिनियम 25% होती है। इस तरह की मिट्टी में कृषि करना कठिन होता है, तो माड़ मिट्टी दक्षिणी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से हुआंग हो नदी किस सागर में गिरती है? इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, पीली या पीला सागर। ठीक है, हुआंग हो या हांगवे या हांगहवा, जिसे पीली नदी भी कहा जाता है, चीन से होकर बहने वाली एक नदी है। ये नदी पीला सागर में गिरती है। ठीक है, पीला सागर कहाँ है? चीन में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, योकोहामा और कोबे जहाज निर्माण उद्योग के मुख्य केंद्र निम्नलिखित में से स्थित हैं। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, जापान। दोस्तों, जापान का प्रसिद्ध जहाज निर्माण उद्योग कोबे और योकोहामा में स्थित है। शोजो कावासाकी ने 1878 में टोक्यो में कावासाकी सुजुकी शिपयार्ड और 1886 में कोबे में दूसरा शिपयार्ड स्थापित किया था। तो योकोहामा और कोबे जहाज निर्माण उद्योग जापान में स्थित है, इसका केंद्र जापान में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्राउन झरना कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूजीलैंड। दोस्तों, ब्राउन जलप्रपात न्यूजीलैंड में स्थित है। ब्राउन जलप्रपात डाउटफुल साउंड में स्थित है, जो न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा फियर्ड है। ये डाउटफुल साउंड के ऊपर एक झरना है जो न्यूजीलैंड के फेयरलैंड राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ब्राउन्स फॉल्स क्वींसलैंड के किरलानी के पास दक्षिण डाउन्स क्षेत्र में है। ये दक्षिणी डाउन्स क्षेत्रीय परिषद द्वारा प्रशासित होता है। ठीक है, तो ब्राउन झरना न्यूजीलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिंडानू द्वीप किस महासागर में स्थित है? इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। ठीक है दोस्तों, मिंडानू या मिंडानाओ द्वीप एक सखालिंग द्वीप दोनों प्रशांत महासागर के किनारे एशिया के पूर्वी भाग में स्थित हैं। मिंडानो दक्षिणी पूर्वी एशिया के फिलीपींस देश का दक्षिणतम और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। प्रशासनिक दृष्टि से फिलीपींस के 3 प्रमुख द्वीप दलों में बांटा गया है। एक है मिंदानो का नाम इसमें से एक के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो मिंदानो द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किसके शासन के अधीन है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए तुर्की, बी डेनमार्क, सी जर्मनी, डी पुर्तगाल। किसके अधीन है ग्रीनलैंड दोस्तों? इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, डेनमार्क। ठीक है, ग्रीनलैंड डेनमार्क राजशाही के अधीन एक स्वायत्त घटक देश है जो आर्कटिक और अंटार्कटिका महासागर के बीच कनाडा आर्कटिक द्वीप समूह के पूरब में है। हालांकि भौगोलिक रूप से ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप का एक हिस्सा है, लेकिन 18वीं सदी के बाद से यूरोप, खास तौर पर डेनमार्क से राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो डेनमार्क ग्रीनलैंड मतलब जो है डेनमार्क के अधीन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया का उच्चतम बिंदु है। ऑस्ट्रेलिया का उच्चतम बिंदु कौन सा है? इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, माउंट कोसिस्को। ठीक है, कोसिस्को पर्वत ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में स्नोई पहाड़ियों में इसकी मुख्य श्रृंखला में स्थित है। एक पर्वत है जो समुद्र तल से 2228 मीटर ऊंचा है। ये पर्वत ऑस्ट्रेलिया की मुख्य बिंदु का सबसे ऊंचा बिंदु है। ठीक है दोस्तों, माउंट कोसिस्को, माउंट टूनसेंड और माउंट टिवनम, एवर्ट पीक, ये सभी न्यू साउथ वेल्स में स्थित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुएज नहर का निर्माण किसने करवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, फर्डिनेंड डी लेसेप्स। ठीक है, फर्डिनेंड डी लेसेप्स। दोस्तों, सुएज नहर का निर्माण फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने इसका निर्माण करवाया था। ये एक फ्रांसीसी राजनयिक और बाद में सुएज नहर के विकासकर्ता थे, जो 1869 में भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए सुएज नहर का निर्माण कराया था। कब हुआ था? 1869 में इसका निर्माण हुआ था, ये भी याद रखेंगे, सुएज नहर का निर्माण। जिससे यूरोप और पूर्वी एशिया के बीच नौकायन की दूरी और समय काफ़ी कम हो गया है।
सुएज नहर के खुलने से। अगला प्रश्न है, सिनसिनाटी यूएसए निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, मशीन के उपकरण। दोस्तों, सिनसिनाटी यूएसए मशीन के उपकरण के लिए मशीन के उपकरण निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। सिनसिनाटी, जिसे बोलचाल की भाषा में सिंसी कहा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहियो के हैमिल्टन काउंटी में एक शहर है, काउंटी सीट है। ठीक है, 1788 में बसा ये शहर लिंकिंग और ओहियो नदियों के संगम पर उत्तरी किनारे पर स्थित है। तो ये मशीन के उपकरण के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कनाडा में घास के मैदानों को कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें घास के मैदान का क्या नाम है, कनाडा में क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा पेरीज। ठीक है, इसका उत्तर है पेरीज। उत्तरी अमेरिका पेरी इलाके के सबसे बड़े हिस्से का घर है। आंतरिक तराई क्षेत्र, जिसमें कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के पूर्व क्षेत्र में विशाल मैदान के साथ साथ आर्द्र पहाड़ी क्षेत्र शामिल है। दोस्तों, इसे शीतोष्ण घास के मैदान के रूप में भी जाना जाता है। कनाडा में घास के मैदान को पेरीज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, UNCED। ठीक है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन UNCED द्वारा किया जाता है। वर्ष 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में सबसे पहला इसका आयोजन किया गया था। इसे रियो शिखर सम्मेलन और रियो सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, रियो, ये भी नाम याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 जून। ठीक है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। ये उन प्रमुख माध्यमों में से एक है जिसके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र UN द्वारा दुनिया भर में पर्यावरण के बारे में अवेयरनेस बढ़ाई जाती है और राजनीतिक ध्यान और कार्रवाई को बढ़ावा मिलता है इससे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीव मंडल। जीव मंडल पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। सीधे तौर पर जीव मंडल को सभी पारिस्थितिकी तंत्रों के योग के रूप में जाना जाता है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में भी जाना जाता है, और ये पृथ्वी पर जीवन का क्षेत्र भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारण से वन के लिए एक बड़े क्षेत्र को सुरक्षित करना आवश्यक है? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पारिस्थितिकी संतुलन। ठीक है, पारिस्थितिकी संतुलन के लिए जंगल के लिए एक बड़े क्षेत्र को सुरक्षित करना ज़रूरी होता है। भूमि क्षेत्र पर पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए, जहां मानव ने पहले से ही अधिकांश आवासों विशेष रूप से वन बायोम को नुकसान पहुंचाया है। पारिस्थितिकी संतुलन केवल वन क्षेत्र को बढ़ाकर बनाए रखा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जलवायु कारकों में से किसका स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र सबसे कम प्रभाव पड़ता है? जलवायु कारकों में से किसका स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है दोस्तों? इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हवा। ठीक है दोस्तों, इस जलवायु कारकों में से पवन का स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है, यानी हवा का पवन भी कहते हैं। प्राथमिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है टुंड्रा, टैगा, शीतोष्ण पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, घास के मैदान, रेगिस्तान। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे कम प्रभाव हवा का पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वनों की कटाई के कारण मिट्टी का भारी क्षरण होता है, जिससे सतही जल के प्रवाह पर बुरा प्रभाव पड़ता है। निम्नलिखित में से इनमें से कौन इन कारणों से बुरी तरह प्रभावित होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है,
वनों की कटाई की वजह से मिट्टी का भारी क्षरण होता है, जिसकी वजह से ये सतही जल के प्रवाह को बुरी तरह प्रभावित करता है। इस वजह से पारिस्थितिकी तंत्र बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रजातियों के आवास का आधार है, ठीक है। वनों की कटाई से मिट्टी का क्षरण होता है, जिससे आवास लुप्त हो जाते हैं। इस तरह पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचता है। अगला प्रश्न है, सभी जीवित प्राणियों और उनके संबंधों को एकीकृत करने वाली पारिस्थितिकी प्रणाली क्या है? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, जीव मंडल। ये प्रश्न अभी ऊपर इसी से मिलता जुलता हम लोग पढ़ चुके हैं कि जीव मंडल वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र है जो सभी जीवित प्राणियों और उनके संबंधों को एकीकृत करता है, जिसमें स्थल मंडल, भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के तत्वों के साथ उनके संबंध शामिल होते हैं। दोस्तों, जीव मंडल एक संकीर्ण क्षेत्र है जो जीवन का समर्थन करता है। इस क्षेत्र में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवित जीव शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप होने की उम्मीद होती है। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी, ठीक है। ये सभी बिल्कुल सही है, क्योंकि समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसल पैटर्न में परिवर्तन, तटीय रेखा में परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप होने की उम्मीद होती है। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ध्रुवीय क्षेत्रों में ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से समुद्र का जल लेवल जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। समुद्र के लेवल में तेज़ी से जो है वो वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से समुद्र के पानी के बदलने से तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया भर की जलवायु इफ़ेक्ट होती है, जिसमें फसल पैटर्न में बदलाव आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या है, ठीक है। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें बी करेक्ट आंसर है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है, जैसे कि CO2 ग्रीन हाउस प्रवृत्ति को दर्शाता है। ये सौर प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने की जो है अनुमति देता है, लेकिन इसे वापस अंतरिक्ष में जाने के लिए अनुमति नहीं देता है, और तापमान में वृद्धि की वजह से ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्रीन हाउस प्रभाव को जन्म देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जैविक विविधता सम्मेलन का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉन्ट्रियल, ठीक है। जैविक विविधता सम्मेलन CBD का सचिवालय मॉन्ट्रियल में है। इसकी स्थापना 1992 में ब्राज़ील में हुई। पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसके काम बैठकें आयोजित करना, रिपोर्ट तैयार करना और अपने जो सदस्य देश हैं उनकी सहायता करना और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ सामूहिक रूप से काम करना इनका कार्य होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में खेल मंत्रालय द्वारा किस खेल महासंघ की सभी गतिविधियों को निलंबित कर दिया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपने बहुत न्यूज़ में भी इस खबर को देखा होगा। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, भारतीय कुश्ती महासंघ, ठीक है। दोस्तों, खेल मंत्रालय ने 21 जनवरी को भारतीय कुश्ती महासंघ के कामकाज की निगरानी के लिए एक निगरानी समिति की नियुक्ति तक भारतीय कुश्ती महासंघ की सभी गतिविधियों को निलंबित कर दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काठमांडू में भारतीय दूतावास द्वारा किस थीम पर मैराथन का आयोजन किया गया? इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, ठीक है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में भारतीय दूतावास द्वारा 21 जनवरी को पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर 5 किलोमीटर तक मैराथन रन फॉर लाइफ का आयोजन किया गया। नेपाल में आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह के मौके पर भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने स्वस्थ नवीन शैली अपनाने पर जोर दिया।
रन फॉर लाइफ मैराथन भारत और नेपाल के बीच राजनयिक संबंधों के साथ साथ भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन निम्नलिखित में से किस शहर में बनाया जा रहा है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुणे। ठीक है दोस्तों, भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन मार्च 2023 से पुणे में चालू हो गया है। इस स्टेशन को व्यावसायिक परिसर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें बस स्टेशन और कई अन्य सुविधाएं भी होंगी। ठीक है, ये कहाँ है? पुणे में सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में किस देश में सरकार विरोधी दंगों के बाद सेना प्रमुख बर्खास्त कर दिया गया? इसमें नेपाल, श्रीलंका, ब्राज़ील, इजराइल। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्राज़ील। ठीक है, जनवरी 2023 में ब्राज़ील देश में सरकार विरोधी दंगे के बाद सेना प्रमुख को बर्खास्त कर दिया गया था। ठीक है, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा ने ब्राज़ीलिया में दंगों के बाद देश के सेना प्रमुख जूलिया सीजर डी अरूडा को बर्खास्त कर दिया था। ब्राज़ील में पूर्व राष्ट्रपति जायर बेल्सोनारो ने उनके समर्थकों द्वारा सरकारी इमारतों पर कब्जा करने के मामले में अरुणा को बर्खास्त कर दिया था। इस दौरान ब्राज़ील में अशांति फैल गई क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति जेयर बेल्सोनारो के समर्थकों ने सरकारी इमारतों, ब्राज़ीलियाई कांग्रेस, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोल दिया था। ठीक है, इसलिए उनके सेना प्रमुख को बर्खास्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में वार्षिक जातीय ममामी महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीनगर। नहीं, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख। ठीक है दोस्तों, हाल ही में लद्दाख में वार्षिक जातीय ममानी उत्सव का आयोजन किया गया। लद्दाख में हिमालयन कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन और लद्दाख पर्यटन विभाग ने ऐतिहासिक सत्संग कुंग गांव और चिक्तन शगरान में वार्षिक जातीय ममनी महोत्सव को आयोजित किया था। लद्दाख में ममानी महोत्सव दिवंगत परिवार के सदस्यों को भोजन देने की प्राचीन परंपरा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ममानी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में बाजरा और जैविक उत्पादों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया गया? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, बेंगलोर। दोस्तों, बाजरा और जैविक उत्पादों का चौथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 20 जनवरी 2023 को बेंगलोर में आयोजित किया या शुरू हुआ था। 2023 को भारत 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने वाले देशों में अग्रणी है। ये 3 दिवसीय मेला कृषि विभाग और कर्नाटक सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, 3 दिवसीय कार्यक्रम को प्रदर्शनी मंडप, B2B नेटवर्किंग और बहुत कुछ सहित कई खंडों में विभाजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल स्पोर्ट क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 का खिताब किसने जीता है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, लक्ष्मण रावत। ठीक है, लक्ष्मण रावत ने नेशनल स्पोर्ट क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 का खिताब जीता। पेट्रोलियम स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड के लक्ष्मण रावत बॉल क्लाइन सर्वश्रेष्ठ 17 फ्रेम फाइनल में साथी PSB चैलेंजर आदित्य मेहता को 9-6 से हराकर स्नूकर ओपन के विजेता बने हैं। लक्ष्मण रावत टूर्नामेंट के पिछले संस्करण में सौरभ कोठारी से हारकर उपविजेता रहे थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेल मंत्रालय ने दिल्ली के बाहर अपनी पहली मिशन ओलंपिक सेल MOC बैठक कहाँ आयोजित की? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भुवनेश्वर। ठीक है, युवा मामले और खेल मंत्रालय MYAS ने अपनी पहली मिशन ओलंपिक सेल MOC बैठक 19 और 20 जनवरी को हॉकी विश्व कप के दौरान ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित की थी। ठीक है,
ओडिशा में। अगला प्रश्न है 23 जनवरी 2023 को सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है 126वीं। दोस्तों 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती मनाई गई। देश के लोगों विशेषकर युवाओं को प्रेरित करने के लिए सुभाष चंद्र बोस की जयंती हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। आज ही के दिन 1897 में नेताजी का जन्म ओडिशा के कटक में हुआ था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? कटक में। कटक ओडिशा राज्य में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अवैध सोने के खनन और कुपोषण की स्थिति की वजह से कारण से होने वाली बीमारियों से निपटने के लिए यानोमामी क्षेत्र में हाल ही में एक चिकित्सा आपातकाल घोषित किया गया। ये किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए उरुग्वे, बी बोलीविया, सी है ब्राज़ील, डी अर्जेंटीना। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राज़ील। ठीक है दोस्तों, हाल ही में ब्राज़ील में सरकार ने अवैध सोने के खनन और कुपोषण से संबंधित स्थितियों के कारण होने वाली बीमारियों से बच्चों की मौत की रिपोर्ट के बीच यानोमामी क्षेत्र में चिकित्सा आपातकाल घोषित किया। ठीक है, ये ब्राज़ील का क्षेत्र है। ठीक है, सरकार ने यानोमामी के लिए भोजन पैकेज घोषणा की, जहां लगभग 26,000 यानोमामी वर्षावन और उष्णकटिबंधीय सवाना के क्षेत्र में रहते हैं। यानोमामी क्षेत्र दशकों से अवैध सोने के खनन के गिरोह का शिकार रहा है। ठीक है, तो ये यानोमामी कहाँ है दोस्तों? यानोमामी क्षेत्र ब्राज़ील में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों। जनवरी 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश द्वारा सह प्रायोजित लोकतंत्र के लिए शिक्षा संकल्प को अपनाया है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। ठीक है, भारत से संबंधित है। सभी को शिक्षा प्रदान करने के लिए 18 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा लोकतंत्र के लिए शिक्षा नामक एक प्रस्ताव अपनाया गया था। ये भारत द्वारा सह प्रायोजित प्रस्ताव लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए शिक्षा के अधिकार की पुष्टि करता है। दोस्तों, सर्वसम्मति से अपनाया गया ये प्रस्ताव सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा और आजीवन सीखने के अवसर सुनिश्चित करने के महत्व को पहचानेगा। इससे पहले 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा शिक्षा प्रस्ताव अपनाया गया था। संकल्प का उद्देश्य सदस्य राज्यों को अपने शिक्षा मानकों में लोकतंत्र के लिए शिक्षा को एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करना था। ठीक है दोस्तों, तो 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश द्वारा सह प्रायोजित लोकतंत्र की शिक्षा संकल्प को अपनाया? तो ये भारत को अपनाया है। ठीक है, इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।